गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर राज डिफेंस एकेडमी पे। मैं आनंद कुमार आपके सामने एक और लेक्चर लेके आया हूं जिसका नाम है चौहान वंश या चौहान वंश। हम पढ़ रहे हैं अभी एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट कौन सा, सीमावर्ती राज्यों का उदय। अब सीमावर्ती राज्यों के उदय में आप लोगों ने पढ़ा कि पाल वंश के बारे में, कश्मीर के कुछ वंशों के बारे में पढ़ा आपने, उत्पल वंश, लोहार वंश, इनके बारे में पढ़ा आपने। अब हम पढ़ेंगे पश्चिम भारत की तरफ राजस्थान में एक नए वंश की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है चौहान वंश या इसी को हम कहते हैं चहमान वंश। ये राजपूतों के एक वंश की एक शाखा है। अब जो छोटे छोटे राजवंश हैं पूरे हमारे भारत के, जिनमें शामिल हैं आर्यवर्त क्षेत्र के भी और दक्षिणावर्त क्षेत्र के भी, कि कन्नौज के इर्द गिर्द या महोबा के इर्द गिर्द जो भी रियासतें थी, छोटे छोटे सामंत थे, उन सभी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर रखा था। अब उन वंशों को सभी को हम कंप्रेस करके अब एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। एंशियंट हिस्ट्री की हमारी दोस्तों ये लास्ट वीडियो होगी और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% इस वंश से या इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको 200% नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा इस वंश से या इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं हम चौहान वंश को। तो जो चौहान वंश की जो स्टार्टिंग है वो कहां से होती है दोस्तों? वो होती है राजस्थान के अजमेर से। राजस्थान के अजमेर से, ये था राजस्थान का अजमेर, चौहान वंश की स्टार्टिंग। अब जो चौहान वंश के संस्थापक थे, इस वंश के संस्थापक थे वो थे वासुदेव। चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव। इन वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्र को बनाया। किसको? अहिछत्र को। अजमेर नहीं पढ़ेंगे हम। इसने अपनी राजधानी, जो संस्थापक हुआ चौहान वंश का, इसने अपनी राजधानी बनाई अहिछत्र। इसी वंश के जो समकालीन जो शासक हुए चौहान वंश के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वासुदेव, वासुदेव के बाद हम पढ़ेंगे अजयराज, अजयराज के बाद में हम पढ़ेंगे विग्रहराज, विग्रहराज के बाद पढ़ेंगे हम पृथ्वीराज। इस विग्रहराज में ही हम पढ़ेंगे अर्णोराज, बिसलदेव जिसका नाम था। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वासुदेव इस वंश के संस्थापक हुए। फिर हम पढ़ते हैं अजयराज के बारे में, जिन्होंने अहिछत्र राजधानी को हटाकर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। मतलब इसी अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी और इसको अपनी राजधानी बनाया। कहां से हटाकर? अहिछत्र से हटाकर। उसके बाद हुए विग्रहराज या अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में फिर हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज। पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और जो पृथ्वीराज तृतीय थे ये इस वंश के महान शासक कहलाए। पूरे भारत में जिनका प्रचंड लहराया वो थे पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से ही एक नाम उत्पन्न हुआ, पृथ्वीराज चौहान, जो कि चहमान वंश या चौहान वंश के शासक थे और जिनकी राजधानी थी अजमेर, राजस्थान में। पृथ्वीराज चौहान, इसी को कहते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री में पृथ्वीराज तृतीय। अब इस वंश को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि ये भी एक सीमावर्ती राजवंशों में से ही काउंट होता है। ठीक है दोस्तों। तो जो अजमेर थी राजधानी पृथ्वीराज चौहान की। अब पृथ्वीराज चौहान था जो, उसने अपनी राजधानी भी किसी को रखा? अजमेर को ही रखा बरकरार, पृथ्वीराज चौहान, या इसी को बोलते हैं हम पृथ्वीराज तृतीय।
इसके जो समकालीन कवि थे वो थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि थे। अब ये तो पढ़ा हमने राजस्थान में कि एक पश्चिम भारत का राजवंश कहलाया, महत्वपूर्ण राजवंश, जिसने अपने राज्य का विस्तार बहुत ही सुदृढ़ तरीके से फेमस किया। इसी के समकालीन, पृथ्वीराज चौहान के ही समकालीन पंजाब क्षेत्र में विदेशी आक्रमणकारियों की एंट्रेंस होती है और वो थे भंडानक। ये थे विदेशी आक्रमणकारी और पंजाब पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। किन्ने? भंडानकों ने। इसी के आसपास, अजमेर के आसपास ही एक नगर था दिल्ली। तोमर वंश के महान शासक अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। वो ही दिल्ली जो कि आज भारत की राजधानी है, ये भी अजमेर के पास में थी। एक अजमेर के पास में ही एक रियासत थी महोबा, और महोबा के शासक थे परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल। इस महोबा रियासत में परमर्दी देव चंदेल जो शासन कर रहे थे, इसके दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। आल्हा और उदल, ये दो इसके सेनापति थे। एक और महान रियासत थी कन्नौज, जिसके लिए मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है वो कन्नौज के लिए ही होता है, और जिसमें सीमावर्ती राजवंशों के गुर्जर एवं प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के शासक त्रिपक्षीय संघर्ष करते हैं कन्नौज के लिए। इसी कन्नौज में यहां पर जो महान शासक था वो था जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल इस का महान शासक था कन्नौज रियासत का, या इसको हम पढ़ते हैं गहड़वाल वंश में। गहड़वाल वंश का महान शासक जो हुआ वो था जयचंद गहड़वाल। महोबा, महोबा के शासक इस समय परमर्दी देव चंदेल। चंदेल, ये चंदेल वंश के शासक थे। तो ये मैंने आपको बताया था कि कुछ छोटे छोटे राजवंश हैं, उनको हम इसी के अंदर कंप्रेस करेंगे। अब एक और रियासत थी अजमेर के पास में ही, गुजरात। और इस समय पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो गुजरात में जो राज कर रहे थे वे थे भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय के बाद में इस वंश का पतन हो जाता है। प्रथम जो शासक थे ये थे गुजरात के चालुक्य वंश के, गुजरात के चालुक्य वंश के भीमदेव द्वितीय। इससे पहले जो संस्थापक थे इस वंश के, चालुक्य वंश के गुजरात में, वो थे भीमदेव प्रथम, जिन्होंने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। वही भीमदेव प्रथम। आबू पर्वत कहां पर? माउंट आबू नाम की जगह है राजस्थान में, और माउंट आबू में है आबू पर्वत। अरावली पर्वत जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, और उस पर आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया भीमदेव प्रथम ने। और उसी पर्वत पर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वर्तमान में गुरु शिखर, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट वगैरह, केटू वगैरह जो ये हम पढ़ते हैं, ये हिमालय पर्वत जो कि विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, और ये पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी क्लास की स्टार्टिंग करेंगे तब। तो भीमदेव प्रथम उसी आबू पर्वत से संबंधित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और भीमदेव द्वितीय, इसके पतन के बाद गुजरात में एक वंश की नींव रखी जाती है जिसको हम पढ़ते हैं बघेल वंश, क्योंकि गुजरात की जीके पढ़ते हैं उसमें आता है बघेल वंश। और बघेल वंश के इसी के समकालीन थे भीमदेव द्वितीय के। ठीक है दोस्तों, तो ये थे पृथ्वीराज चौहान के चारों तरफ के जो रियासतें थी वो।
मतलब अजमेर के चारों तरफ की रियासतों के बारे में हम पढ़ते हैं, वो थी ये। दिल्ली के जो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, पृथ्वीराज चौहान के इक्तेदार सामंत, मतलब कि जो दिल्ली से इस क्षेत्र से टैक्स वसूल कर पृथ्वीराज चौहान को देते थे, इसके जो गुलाम थे वो थे गोविंद राय। ये गोविंद राय। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम, कि बात करते हैं भंडानकों की। ये थे विदेशी आक्रमणकारी। एक वंश के, किसी भी एक महत्वपूर्ण वंश के पतन होने के बाद और किसी एक वंश के, नए वंश के स्टार्ट होने से पहले का जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें विदेशी आक्रमणकारी प्रवेश करते हैं। तो हमने सीमावर्ती राज्यों में पढ़ा कि अजमेर पढ़ा, और मतलब कि राजस्थान, और राजस्थान के बाद हम सीधा पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर को, सीमावर्ती राजवंशों में उत्पल वंश और लोहार वंश को। तो जो बीच का जो रास्ता बचता है हमारा पंजाब का, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी होते हैं उनके लिए सबसे समृद्ध जगह यही होती है, अच्छी जगह यही होती है विदेशी आक्रमणकारियों की भारत में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि उत्तर में तो फिर हिमालय पर्वत हो गया और बाकी सारी जो ये जलीय राजमार्ग की सीमा हो जाती है अपनी। तो ये जो जगह बनती है भारत की, ये बनती है पंजाब के रास्ते विदेशी आक्रमणकारियों के एंट्रेंस की। तो भंडानकों ने पंजाब पर धीरे धीरे अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब जो भंडानक थे ये कैसे शासन करते थे कि एक छोटे से, जैसे इधर सिर्फ छोटे से शासन, छोटा सा जगह के ऊपर कब्जा किया इन्होंने, धीरे धीरे ये बढ़े अजमेर की तरफ, राजस्थान की तरफ, और एक छोटी सी जगह पर कब्जा कर लिया। अब जो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे या इसके सेनापति थे, कौन? अजमेर में चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को अवगत कराते हैं कि ऐसे ऐसे एक प्रजाति है भंडानक, और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो पृथ्वीराज चौहान था, ये था एक महान शासक, और ये खुद से बड़ा तो किसी को समझता ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसको पता था कि तेरा तो चुटकियों का काम है, कि 1 मिनट में इनको हरा देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब कि आलस कर गए ये। इसने देखा कि थोड़े से और क्षेत्र को कब्जा लिया भंडानकों ने, थोड़े से और क्षेत्र को अपना लिया, थोड़े से और क्षेत्र के ऊपर फिर कब्जा कर लिया। फिर चंद्रबरदाई बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान को कि अब तो पानी सर से ऊपर ही चला गया बिल्कुल। तो पृथ्वीराज चौहान मानते हैं चंद्रबरदाई की बात, और जो दिल्ली के जो महान शासक थे गोविंद राय, इसको अपना सेनापति नियुक्त करते हैं, और 1182 में भंडानकों के खिलाफ में युद्ध करते हैं पृथ्वीराज चौहान। किस किस के बीच होता है 1182 में युद्ध? भंडानक और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में होता है युद्ध। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे? गोविंद राय, जो कि दिल्ली में इसके सामंत थे। ये युद्ध करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? पृथ्वीराज चौहान का, क्योंकि महान सेना तो इनकी थी सारी, इन्हीं के नीचे काम करते थे सब। जिस युद्ध का नाम कहलाया 1182 में तुबुल का युद्ध। तुबुल का युद्ध, जो तुबुल का युद्ध हुआ 1182 में, किस किस के बीच में? भंडानकों के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। जो सेनापति थे इसके वो थे दिल्ली के इसके इक्तेदार गोविंद राय। इनके बीच में युद्ध होता है और भंडानकों को हरा देता है पृथ्वीराज चौहान, मार देता है। अब जो गोविंद राय थे, ये इस युद्ध को जीतकर 1182 में जब वापिस अपने लौट रहे दिल्ली में, और इस क्षेत्र को छुड़वा लेता है पृथ्वीराज चौहान। वापिस जब ये गोविंद राय लौट रहा होता है, तो महोबा के शासक, महान शासक परमर्दी देव चंदेल, ये किस लिए महान था कि इसके 2 सेनापति थे, आल्हा और उदल, एक इसका राइट हैंड और एक इसका लेफ्ट हैंड। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो आल्हा और उदल हैं, इनसे जो महान सेनापति कोई नहीं हुआ प्राचीन इतिहास में। तो ये जो महान सेनापति थे आल्हा और उदल, इन्होंने जब गोविंद राय दिल्ली वापस लौट रहे हैं, तो यहां पर आल्हा और उदल ने गोविंद राय के ऊपर हमला कर दिया, सेम टाइम 1182 में। अब आल्हा और उदल ने, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि गोविंद राय को घायल कर दिया बुरी तरह से। अब इस बात का पता लगा पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव चंदेल के
जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे इनको मार दिया, आला और उदल को। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। अब पृथ्वीराज चौहान का परमर्दी देव चंदेल के साथ में दुश्मनी। उसके बाद में जब देखते हैं हम दूसरी महान रियासत कन्नौज, और कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गहड़वाल, इसकी एक बेटी थी संयोगिता, जयचंद गहड़वाल की। ये उस समय तत्कालीन भारत की दुर्दशा यही बनी, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान थे स्वयंवर से इसके साथ में जीतकर विवाह करते हैं संयोगिता से। इनका क्या लफड़ा था कि जो संयोगिता थी इसके नानके थे दिल्ली में, और जो पृथ्वीराज चौहान थे इनके नानके भी थे दिल्ली में, और दोनों के बीच में दोस्तों हो जाता है यहां पर दिल्ली में प्रेम प्रसंग। अब जयचंद गहड़वाल को पता लगता है इस बात का कि संयोगिता अपने जो नानके में रहती है दिल्ली में, वो पृथ्वीराज चौहान के संपर्क में है, और ये जयचंद गहड़वाल संयोगिता को बुला लेता है अपने दरबार में वापिस, अपने घर वापिस, और संयोगिता का रख देता है यहां पर स्वयंवर। और स्वयंवर जो कि प्रथा थी उस समय भारत की कि स्वयंवर खुद से अपनी पसंद से अपने वर को चुनना। तो जयचंद गहड़वाल थे, इन्होंने क्या किया, जयचंद ने किया जितनी भी आसपास की रियासतें थी, छोटी रियासतें बड़ी रियासतें, उन सभी में सभी शासकों को इनवाइट किया और स्वयंवर आयोजित कर दिया संयोगिता के विवाह के लिए सभी छोटी छोटी रियासतों का। और इसने जो अजमेर रियासत थी जिस पर कब्जा था पृथ्वीराज चौहान का, इसको इनविटेशन नहीं दिया। तो स्वयंवर जब चल रहा था इसका, तो संयोगिता देखती है कि जब ये माला डालने के लिए जाती है स्वयंवर में, जिसका स्वयंवर होता है वो वर चुनने के लिए, वो देखती है कि पृथ्वीराज चौहान नहीं है वहां पर, और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को रखा गया है, एक पुतला रखा गया है पृथ्वीराज चौहान का। और वो भी कहां पर रखा हुआ है, जहां पर सभी जितने भी आते हैं, ये इनवाइट जिनको भी कर रखा था शासकों को, और जिन्होंने अपने चप्पल जूते निकाल रखे थे, उस जगह पर मतलब कि उसकी प्रशंसा को गिराने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को इसके मन से गिराने के लिए एक ऐसी जगह पर प्रतिमा को रखा जहां पर मतलब कि लोग बाग घिन मानते हैं। तो संयोगिता ने क्या किया, उस लोहे के पुतले को देखा और उस पुतले के ऊपर ही माला को डाल दिया और उसको अपना पति मान लिया। अब इस बात का पता लगता है पृथ्वीराज चौहान को कि अजमेर में थे कि ऐसे ऐसे संयोगिता ने आपके पुतले को ही माला डाल दी और आपको पति मान लिया। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे ये महान शासक थे, इनके आगे तो कुछ था ही नहीं, और ये गए और संयोगिता को अपने राजमहल में ले आए और संयोगिता से इन्होंने विवाह कर लिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। अब एक रोल इसका आता है कि भीमदेव द्वितीय का, जो कि गुजरात में शासक थे, इनकी बेटी थी इंचनी। पृथ्वीराज चौहान ने इंचनी के साथ में भी विवाह कर लिया। अब देखते हैं कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इधर तो जो पंजाब में बंडानक थे इनके साथ में दुश्मनी, गुजरात में जो भीमदेव द्वितीय थे इसकी बेटी से विवाह कर लिया जबरदस्ती, इसके साथ में दुश्मनी। जयचंद गहड़वाल थे इसके विपक्ष में, इसके साथ में दुश्मनी, और आलाउर उदल को मार दिया तो परमर्दी देव चंदेल के साथ में दुश्मनी। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे कि जो पृथ्वीराज चौहान थे इन्होंने चारों तरफ दुश्मनी मोल ले ली, अपनी रियासत के चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन हो गए पृथ्वीराज चौहान के, और यही बनी पृथ्वीराज चौहान के हार का कारण। अब एक विदेशी आक्रमणकारी इसी समय होता है जिसकी नजर भारतवर्ष पर, और वो देखता है कि इस समय पर पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी चारों तरफ दुश्मनी है और भारत पर आक्रमण करने के लिए टाइम जो है, ये समय जो है, ये एकदम ठीक टाइम है ये। तो गजनी का, किस महान शासक गजनी का, अफगान में
गजनी का शासक मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। मोहम्मद गोरी कहां का शासक था? अफगान में गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी ने किया भारत पर आक्रमण। कब? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ 1191 में, 1191 में। और जो ये युद्ध हुआ, ये फेमस हुआ तराइन का पहला युद्ध। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। अब जो ये मोहम्मद गोरी था, इसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मारा नहीं, इसको जिंदा छोड़ दिया, और गोरी गजनी में, अफगान में वापस लौट गया। अब मोहम्मद गोरी ने क्या किया? वहां पर जाकर ये देखा कि चारों तरफ तो इसकी दुश्मनी थी, और फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। मतलब कि इसके पास में ये डबल चुनौती थी अब, कि चारों तरफ दुश्मनी होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक है, मतलब कि इसकी सेना में कुछ बात तो है। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया? मोहम्मद गोरी ने जयचंद के साथ में दोस्ती की। मोहम्मद गोरी ने जयचंद के साथ में दोस्ती की, और जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पनाह दी, शरण दी, और 1192 में, जस्ट एक साल बाद में, इस युद्ध में तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? वही पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। जस्ट एक साल बाद तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में, पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। इतिहासकार ये बताते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया कन्नौज रियासत के महान शासक जयचंद गहड़वाल ने। जयचंद गहड़वाल ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मार दिया। कुछ इतिहासकार अब ये बताते हैं, या जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, इसकी एक रचना थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इस पृथ्वीराज रासो में, पुस्तक में ये लिखा हुआ है, किसने? चंद्रबरदाई ने, कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने मारा नहीं, जबकि ये इसको किडनैप करके कहां ले गया? गजनी में ले गया, अफगान में ले गया, और अफगान में ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया, और बंदी बनाकर उसको जेल में डाल दिया, और पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को फोड़ दिया। किसने? गजनी के शासक मोहम्मद गोरी ने। चंद्रबरदाई को जब इस बात का पता लगता है, और ये जाता है गजनी अफगान में, इसको पता लग जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं, उसको किडनैप करके ये मोहम्मद गोरी अफगान में ले गया। वहां चंद्रबरदाई जाते हैं, वहां देखते हैं, मिलते हैं किससे? मोहम्मद गोरी से, कि राजा से मिलवाओ। अब पृथ्वीराज चौहान को देखते ही ये सोचते हैं कि इनकी तो दोनों आंखें फूट गई, अभी ये जी कर क्या करेगा? तो चंद्रबरदाई कुछ दिमाग से सोचते हैं और एक खेल रचते हैं, कि इतिहासकार ये बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये शब्द भेदी बाण चलाने जानते थे। कौन से बाण? शब्द भेदी बाण, मतलब आवाज सुनकर, अंधा तो होकर ही दिया था इसको, तो आवाज सुनकर शिकार कर सकते थे ये। तो चंद्रबरदाई बोलते हैं किसको? मोहम्मद गोरी को, कि अभी भी इस दुर्दशा में भी पृथ्वीराज चौहान कुछ भी कर सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी बोलते हैं इसको, चंद्रबरदाई को, कि वो महान करतब तो हम भी देखना चाहेंगे, और दरबार लगा देते हैं दोबारा से, और पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाया जाता है। सलाखों से, बेड़ियों से बंधे हुए पृथ्वीराज चौहान को लेके आते हैं दरबार में पकड़ के, क्योंकि अंधा था वो। अब चंद्रबरदाई होते हैं उस दरबार में मौजूद, तो चंद्रबरदाई बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान से कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण। 4 बांस 24 गज मतलब एक दूरी को मापते हैं कि ये 4 बांस और 24 गज की तो हो गई दूरी, 8 अंगुल प्रमाण।
अष्ट अंगुल प्रमाण का मतलब सिंहासन कि 8 अंगुल ऊंचा प्रमाण है, 8 अंगुल ऊंचे सिंहासन पर राजा बैठा हुआ है। 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, तापर सुल्तान चूकमती चौहान। और पृथ्वीराज चौहान उसकी आवाज सुनकर चला देते हैं बाण और मोहम्मद गोरी को मार देते हैं उसी के दरबार में पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान इतने महान शासक थे कि अंधा होने के बावजूद भी उन्होंने मोहम्मद गोरी को परास्त किया उसी के दरबार में। और इस बात का पता लगता है हमें पृथ्वीराज रासो, जो कि मोहम्मद गोरी के मरने के बारे में बताती है। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को यहीं पे मार दिया था, लेकिन पृथ्वीराज रासो हमें बताती है चंद्रबरदाई की रचना कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा अफगान में जाकर। ये इतिहासकारों में आज भी मतभेद है। तो दोस्तों कि ये यहां से जो अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जिस जयचंद गहड़वाल ने साथ दिया था मोहम्मद गोरी का, ये खुद फिर मारे जाते हैं चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध में अब पृथ्वीराज रासो ये बताती है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने उसके दरबार में मार दिया। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद गहड़वाल को मार दिया। तो ये इतिहासकारों में आज भी मतभेद है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम याद रखेंगे कि चंदावर का युद्ध 1194 में उसी जयचंद के साथ में जिसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को मार दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसके पड़ोसी राज्य थे पृथ्वीराज चौहान के, ये सभी मैंने आपको पढ़ाए इसी एक ही वंश में इंक्लूड करके। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।